हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। यह हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें कि हम लोग वीक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसे इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यह हमारा जो करंट अफेयर्स रहेगा वह 22 मई से 28 मई के बीच में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो करंट अफेयर्स है उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा आपको आगे के सभी इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। और यह हमारा जो रहेगा वो हैंड रिटेन जो कि नोट्स है उसके माध्यम से इसको कंप्लीट किया जा रहा है। यदि आपको थोड़ा परेशानी हो तो आप लोग वॉइस ओवर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको वॉइस जो हम बोल रहे हैं उसके माध्यम से आप लोग नोट करके लिख सकते हैं। बाकी आपको ऐसा कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यह अभी करंट अफेयर्स जितने हैं यह टाइप करने में अभी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। आपको पेज पे नोट डाउन करके मैं इसका वीडियो फॉर्मेट में आसानी से समझा देता हूँ। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होंगे, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो पे बने रहें। और यह वीकली करंट अफेयर्स वीडियो है तो थोड़ा लंबा बनेगा, तो आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक ज़रूर देखें। और इसमें आपको क्या है, आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन जो लिए हैं सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें और कम से कम 2 बार तो रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है 49th G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो 49th G शिखर सम्मेलन का आयोजन 19 से 21 मार्च के बीच में हिरोशिमा जो कि जापान में किया जा रहा है। और आप देखे होंगे इसमें जो कि अभी काफ़ी चर्चाओं में रहा था। तो ये 49th G7 जो कि शिखर सम्मेलन अभी हिरोशिमा जापान में किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री ने G7 जो कि शिखर सम्मेलन में इसमें भाग लिया था। तो आप लोग इसे नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिनिधित्व के तौर पे पूछा जाता है जो किसने इसमें भाग लिया था। तो आप लोग ज़रूर इसे याद रखें। और G7 हम किसे कहते हैं, तो ग्रुप्स ऑफ 7 को हम G7 के नाम से जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग नोट करें। अगला देख लेते हैं, ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो यह क्या है ऑपरेशन ध्वस्त। तो ऑपरेशन ध्वस्त जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA उसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुलिस के सहयोग से क्या किया, आतंकी गैंगस्टर, नशा तस्कर, गठजोड़ के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और समेत 9 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त चलाया है। तो यह आप जरूर याद रखें, क्योंकि ऑपरेशन जो भी स्टार्ट होता है उसके अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं। तो यह ऑपरेशन ध्वस्त जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA से द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। और इसके तहत जो कि आतंकी गैंगस्टर, नशा तस्कर, गठजोड़ आदि के खिलाफ जो पंजाब, हरियाणा समेत जो कि और राज्यों ने इस पर ऑपरेशन ध्वस्त चलाया था। तो आप लोग जरूर इसे नोट करके रखें। NIA की स्थापना जो कि 2008 ईस्वी में किया गया था और इसके महानिदेशक अभी वर्तमान में श्री दिनकर गुप्ता है। तो यह पॉइंट्स आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, और आप लोग जरूर इसे साथ साथ नोट करते चले जो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स लग रहे हैं। और यह आपको देख सकते हैं जो MCQ फॉर्मेट में आपका नहीं है, क्योंकि MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन क्या है आप लंबे समय तक रिटेन करके नहीं रख पाते हैं। तो आप लोग कृपया उसके क्वेश्चन के बैकग्राउंड को ईजी माध्यम से समझ सकते हैं, और इस वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया है। तो आप लोग ज़रूर इसे पूरा देखें, क्योंकि क्या है आपको बैकग्राउंड क्लियर रहेगा तो आपको एक पॉइंट से 2-3 क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। तो आप देख सकते हैं जो मैं कैसे इसको कवर करा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चाओं में रहा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध किस राज्य से है। और यह अभी काफ़ी चर्चाओं में रहा था जो कि झारखंड से संबंधित है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन से हो रही समस्याओं को ध्यान में रख के यह मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना जो कि शुभारंभ किया गया है। और यह योजना जो कि शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना, ताकि गांव से क्या होगा लोग प्रखंड तक और जिला मुख्यालय से शहर तक आवागमन की सुविधा इसमें प्राप्त हो सके। तो यह झारखंड से संबंधित है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम गाड़ी योजना का प्रारंभ किया गया है। इससे क्या होगा ग्रामीण लोग प्रखंड तक पहुँच सकते हैं और प्रखंड, जिला और मुख्यालय से शहर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण आपको इनिशिएटिव लिया गया है। आगे देख लेते हैं, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो कि अध्यक्ष अभी प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग नाम याद रखें, क्योंकि आपको अध्यक्ष से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रमोद भसीन जो कि अभी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह नेस्कॉम द्वारा संचालित जो कि होता है भारत में डेटा सुरक्षा पर एक गैर लाभकारी ये उद्योग निकाय है। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह नेस्कॉम द्वारा संचालित होता है, यह भी आप याद रखें। और ये जो कि
इसका उद्देश्य जो कि जो साइबर क्षेत्र में साइबर स्पेस और सुरक्षित और विश्वसनीय इसको बनाने के लिए प्रतिबद्ध यह नेस्कॉम द्वारा किया जाता है। तो यह आप याद रखें, प्रमोद भसीन को अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। अगला देख लेते हैं, 41वें एशिया के पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 के जो कि 41वां संस्करण भी किया गया है वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो यह पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रखें। अधिकतर आप जो भी सम्मेलन या आयोजन किया जाता है वो नई दिल्ली में ही किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी होते हैं। तो ये आप लोग एक क्लू के तौर पे देख सकते हैं, और डायरेक्टली यदि ना आंसर याद रहे तो आप नई दिल्ली के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या कुछ भी ऑर्गेनाइज किया जाता है वह नई दिल्ली में ही किया जाता है। अगला देख लेते हैं, और इसमें कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं हम लोग। इस सम्मेलन की मेजबानी जो कि केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग द्वारा किया गया था, और अभी इसका आयोजन का जो कि विषय था वो सतत भविष्य की शुरुआत इसका आयोजन का विषय था। तो आप लोग इसको नोट करें, एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग जो कि अभी 41वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला देख लेते हैं, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोग्यो से सम्मानित किया गया है। और यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यह न्यूज़ है, तो इसे जानना आपको ज़रूरी है। तो हाल ही में पीएम मोदी ने अभी पापुआ न्यूगिनी की जो कि यात्रा किए थे, उसके अंतर्गत ही पापुआ न्यूगिनी के जो कि अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोग्यो से सम्मानित किया गया है। यह किसको किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को किया गया है। और इसके अंतर्गत पापुआ न्यूगिनी जो कि प्रशांत द्वीप देशों को एकता और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसे याद रखें। पापुआ न्यूगिनी जो कि एक देश है जो कि प्रशांत द्वीप देशों की एकता और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया है, ऑर्डर ऑफ जो कि दिया गया है सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। तो यह नोट करके आप रखें, इसको नोट करके आप रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल विश्लेषण जो कि फ्यूल एसआईपी मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बनी है। तो यह सस्टेनेबल जो कि एविएशन है फ्यूल, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में यह आगे के फ्यूचर के रूप में देखा जा रहा है। तो स्वदेशी रूप से निर्मित जो कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएएफ मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस एयर एशिया बनी है। तो यह एयर एशिया जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि अभी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल किया है पहला जो कि एयरलाइन है। एसएएफ जिसे बायोजेट फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं जो कि अभी चर्चाओं में रहता है बायोजेट फ्यूल। तो यह जो कि पहला एयरलाइंस है जिसमें यह शामिल किया गया है बायोजेट फ्यूल। इससे यह क्या है, एक प्रकार से खाना बनाने के तेल और पोषण से जो कि तुल्ययुक्त बीजों को उपयोग करके घरेलू रूप से विकसित तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है बायो फ्यूल जेट, जो कि एयर एशिया में पहली बार शामिल किया गया है। अगला देख लेते हैं, द तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संबंध किस राज्य से है। आप लोग नाम से भी इसको गेस कर सकते हैं, बाकी मैं आपको इसको डिटेलिंग के साथ बता रहा हूँ। तो द तिरुचिरापल्ली जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अभी आईटीडी जो कि सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड ने 2022 में अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया गया है। तो इस वजह से यह भी काफ़ी चर्चाओं में रहा था। तो द तिरुचिरापल्ली जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, अल मोहम्मद अल हिंद जो कि 23 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो अल मोहम्मद अल हिंद जो कि भारत और सऊदी अरब के मध्य आयोजित किया जाता है। तो आप लोग नाम से भी गेस कर सकते हैं, यह ऐसा अरबी नाम लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह सऊदी अरब के मध्य आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास जो कि 21 से 25 मई तक जुबैल सऊदी अरब में आयोजित हो रहा है। अब आप लोग लोकेशन के साथ उसके जो कि नियरेस्ट लोकेशन है उसे भी याद रखें, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेलिंग में या एक तरह से डेप्थ में कह सकते हैं कन्फ्यूजिंग की वजह से। तो आप लोग यह भी याद रखें, जैसे सऊदी अरब तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब में कहाँ, तो यह जुबैल में किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इस अभ्यास का उद्देश्य सामरिक जो कि युद्ध अभ्यास, खोज और बचाव अभियान, तो नौसेना और जो कि बलों के बीच तालमेल को बढ़ाने के लिए यह अभ्यास किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। अल मोहम्मद अल हिंदी जो कि भारत और सऊदी अरब के मध्य आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास 21 से 25 मई तक जुबैल जो कि सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव अभियान करके दो नौसेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना इसका उद्देश्य रहता है। तो यह याद रखें फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं,
हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है, और अभी काफ़ी चर्चाओं में रहा था, तो आप लोग इसे याद रखें। और यह एक तरह से वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन है, तो इसे याद रख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जो कि योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह हवाई यात्रा जो कि चालू किया गया, और इस में देखा जाए तो प्रथम राज्य बना है मध्य प्रदेश। प्रथम बार इस कार्यक्रम के तहत 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्री को कहाँ से, भोपाल से प्रयागराज के लिए रवाना किया गया था। तो आप लोग से लोकेशन भी पूछा जा सकता है, तो इसे नोट करके रखें। भोपाल से प्रयागराज के लिए पहली बार जो कि एयर हवाई यात्रा देखा जाए तो दर्शन यात्रा कह सकते हैं, उसके दौरान किया गया था। इसमें 32 बुजुर्ग यात्री को, यह इसकी प्रारंभ देखा जाए तो यह प्रारंभ इसका जो कि शुरुआत हुआ था वो 2012 ईस्वी में किया गया था। इस योजना में प्रदेश के जो कि वरिष्ठ नागरिकों को देश के चिन्हित तीर्थ स्थल की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। तो यह अच्छा इनिशिएटिव है देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप लोग याद रखें, जो कि इसमें मध्य प्रदेश पहला स्थान पाया है। अगला देख लेते हैं, YSR मत्स्य कार्य जो कि भरोसा योजना का संबंध किस राज्य से है। तो आप लोग नाम से भी इसके जो कि कोडिंग है उससे भी याद रख सकते हैं। तो YSR जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आप इसके जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, तो आप इसे क्लू के तौर पे देख सकते हैं। तो YSR मत्स्य भरोसा योजना जो कि संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में YSR मत्स्य भरोसा योजना जो कि इसमें 123 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, और इसका उद्देश्य क्या है यह भी आपको जानना जरूरी है। जल निकायों में मछली पकड़ने के लिए आकस्मिक मृत्यु या अस्थायी अपंगता की स्थिति या पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने के उद्देश्य से यह YSR मत्स्य कार्य भरोसा योजना का शुरुआत किया गया है। तो यह याद रखें फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, पार्टीशन्ड फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, और यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है। तो यह जो कि असम राज्य के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा, यह जो कि राम माधव द्वारा लिखित पुस्तक पार्टीशन फ्रीडम का विमोचन किया गया है। तो इसमें 2 पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। इसके जो कि राइटर है कौन, राम माधव आप नाम याद रखें शॉर्ट फॉर्म, और इसका जो कि विमोचन असम के जो कि राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में जो कि बंगाल विभाजन 1905 और भारत विभाजन जो कि 1947 में वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह ने किस राज्य में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है, और इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो केंद्रीय जो कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली में नवनिर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने पुस्तक जनगणना संग्रह जो कि आगामी 1981 से आगामी जनगणना का विमोचन इसमें किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जो कि भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण भी उपस्थित थे, और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। तो इसके कहाँ किया गया है उद्घाटन, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। इसके तहत ही एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया जनगणना संग्रह, जिसमें 1981 से जो स्टार्ट हुआ था जनगणना और अभी आगामी जो कि जनगणना है उसके बारे में यह बुक बताता है। ओके फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया है। तो यह देखा जाए तो आप लोग जरूर इसे याद रखे होंगे। तो ये नेपाल ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन के रूप में नामित किया गया है। नेपाल द्वारा यह 2025 को विशेष पर्यटन दिवस वर्ष के रूप में नामित किया गया है। संघीय संसद की जो कि संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडोल, आप नाम याद रखें, रामचंद्र पौंडोल ने घोषणा की है कि विक्रम संवत कैलेंडर में 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो कि विक्रम संवत कैलेंडर है उसके अंतर्गत 2080 के दशक को विजिट जो कि नेपाल दशक के रूप में मान्यता दी जाएगी, और वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए एक विशेष वर्ष के रूप में नामित किया जाएगा। और यह जो कि इसलिए किया जा रहा है तो कोविड-19 के संकट के कारण नेपाल में पर्यटन क्षेत्र में गिरावट आई है, और इसी को बढ़ावा देने के लिए यह जो कि पर्यटन वर्ष मनाया जा रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर इसे याद रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मेगा अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर जो कि मेगा अभियान की शुरुआत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया है, और अभियान का उद्देश्य जो कि कचरे को धन में बदलना है। आप नोट रखें फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य जो कि है कचरे को धन में बदलना, इसका उद्देश्य है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान जो कि शहरों में रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आप लोग फ्रेंड्स RRR का नाम सुने होंगे, रीयूज, रिसाइकल और रीयूज, इसका जो कि इसका एक तरह से शॉर्ट नाम है। तो आप लोग यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, क्योंकि आज जिस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको
यह टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें कि मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ जो कि है अभियान, यह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया है। इस अभियान का जो कि उद्देश्य कचरे को धन में बदलना है। यह राष्ट्रव्यापी जो कि अभियान शहरों को रीयूज रिसाइकल केंद्र जो कि स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अभियान जो कि अपशिष्ट प्रबंधन को कभी पुनः उपयोग और पुनः चक्रण को अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरुआत किया गया है। तो इसे जरूर आप लोग याद रखें। अगला देख लेते हैं, द पेन कंटेम्प्रेरी जो कि करेज अवार्ड पेन शताब्दी साहस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यह नाम थोड़ा आपको पूरा याद नहीं रख सकते तो आप लोग शताब्दी साहस पुरस्कार याद रख सकते हैं, या पेन कंटेम्प्रेरी जो कि करेज अवार्ड याद रखें। तो यह सलमान रुश्दी को द पेन कंटेम्प्रेरी जो कि करेज अवार्ड पेन शताब्दी साहस पुरस्कार से नवाजा गया है। सलमान रुश्दी याद रखें आप लोग, सलमान रुश्दी को जो कि शताब्दी साहस पुरस्कार से नवाजा गया है। इसका स्थापना जो कि 1922 ईस्वी में हुआ है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यह एक प्रकार से देखा जाए तो गैर लाभकारी संगठन है जो साहित्य और मानवाधिकारों को उन्नति के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर के अभिव्यक्ति की रक्षा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे याद रखें। यह एक प्रकार की गैर लाभकारी संगठन है जो साहित्य और मानवाधिकारों की उन्नति के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में जो कि अभिव्यक्ति की रक्षा करने के लिए किया जाता है। अगला देख लेते हैं, पारंपरिक खेल गतका का संबंध किस राज्य से है। तो ये गतका, तो ये जो कि गतका पंजाब राज्य का पारंपरिक खेल है। यह जो कि गतका है वह पंजाब राज्य का पारंपरिक खेल है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने गतका को 37वें जो कि राष्ट्रीय खेल है उसमें शामिल किया गया है, इसलिए यह काफ़ी चर्चाओं में रहा था। तो ये पारंपरिक गतका खेल जो कि प्रदर्शन खेल है एक तरह से है, और यह सिख गुरुओं से जुड़ी जो कि एक तरह से छड़ी लड़ाई का एक प्राचीन मार्शल आर्ट के रूप में यह दर्शाया जाता है। तो यह खेल गतका जो कि पंजाब से संबंधित है और इसे अभी हाल ही में जो कि 37वें राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है। अगला देख लेते हैं, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो यह महाराष्ट्र जो कि सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यह काफ़ी चर्चाओं में रहा है, तो इसलिए नोट करके रखें। मुख्यमंत्री जो कि एकनाथ शिंदे ने राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह लोगों के लिए सुलभ, सक्रिय और पारदर्शी बनाने के लिए सुशासन नियमन को मंजूरी दी है। तो यह इंपॉर्टेंट है, सुशासन नियमन जो कि महाराष्ट्र द्वारा यह शुरुआत किया गया है, इसमें यह पहला राज्य बना है और यह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। तो इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं, मॉनिट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री जो कि अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है। तो यह जो कि कविता लंकेश जो कि निर्देशित पत्रकार और एक्टिविटीज गौरी लंकेश पे आधारित जो कि डॉक्यूमेंट्री गौरी ना मॉनिट्रियल 2023 के साउथ जो कि फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो कि विविध दक्षिण एशियाई जो कि समुदाय हैं के बीच में सांस्कृतिक एकता और समझ को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो मॉनिट्रियल जो कि 2023 के मध्य साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड इस पर जीता है। कौन सा, तो गौरी लंकेश जो कि इस पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसने यह अवार्ड जीता है। अगला देख लेते हैं, गट्स एमिड्स ब्लड बाथ द अंशुमन गैकवर्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक से संबंधित है। तो गट्स एमिड्स ब्लड बाथ द अंशुमन गैकवर्ड ने गायक क्रिकेट ऑफ इंडिया जिनमें जो अपनी पुस्तक विमोचन किया गया है। तो यह पुस्तक से संबंधित है जो कि यह गट्स एमिड्स ब्लड बाथ द अंशुमन गैकवर्ड ने गायक क्रिकेट ऑफ ईयर जो कि CCI में अपनी पुस्तक का विमोचन किया है। और इसके अंतर्गत हम लोग जो कि इम्पोर्टेंट बुक्स अभी पब्लिश किए गए हैं उसे देख लेते हैं। तो फियरलेस जो कि गवर्नमेंट है वह किरण बेदी द्वारा किया गया है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। द प्रेसिडेंट्स ईयर जो कि प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है। यह एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है। तो ये टेनिस टूर्नामेंट जो कि इटालियन का खिताब रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदेवन जो कि फाइनल में डेनमार्क को हराकर 7-5 से हराकर जो कि इटालियन ओपन अपने नाम किया है। तो यह याद रखें, डेनियल मेदवेदेव जो कि इन्होंने खिताब अपने नाम किया है। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन को मूल रूप से इटालियन जो कि इंटरनेशनल चैंपियनशिप कहा जाता है। तो इटालियन ओपन को मूल रूप से इंटरनेशनल चैंपियनशिप कहा जाता है। यह रोम इटली में आयोजित होने वाला एक टेनिस टूर्नामेंट है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं, 75/25 पहल किस संग्रहालय द्वारा संबंधित है।
तो 75/25 शॉर्ट में आप याद रखें 75/25 जो कि पहल है किस संग्रहालय द्वारा संबंधित है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत में गैर संचारी रोग जो कि एनसीडी के प्रबंधन और रोकथाम में क्रांति लाने के उद्देश्य से 75/25 का पहल की शुरुआत किया गया है। तो ये 75/25 जो कि एक पहल है उसे गैर संचारी रोग जो कि प्रबंधन और रोकथाम के क्रांति के उद्देश्य से यह शुरुआत किया गया स्वास्थ्य मंत्री द्वारा। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य 2025 तक जो कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले जो कि 75 मिलियन व्यक्तियों को मानक देखभाल प्रदान करना है। इसमें इस पहल के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा अधिकारियों को सशक्त पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो ये सशक्त पोर्टल ये भी याद रखें आप लोग। तो सशक्त पोर्टल के माध्यम से यह इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। 75/25 जो कि एक पहल जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा यह शुरुआत किया गया है। इसमें जो कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले जो कि 75 मिलियन व्यक्तियों को मानक देखभाल प्रदान करने के लिए उद्देश्य से यह किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को मनाया जाता है। 2023 की जो कि थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड्स बैक बायोडाइवर्सिटी, जो कि 2023 का थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, जो कि अभी थीम है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुहां पे समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो आप लोग याद रखें, वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस को घोषणा किया था। तो यह याद रखें, एक क्वेश्चन से आपके 2-3 पॉइंट्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, साहस पहल का संबंध किस राज्य से है। तो साहस पहल जो कि तेलंगाना में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की गई है। तो ये साहस पहल जो कि तेलंगाना से संबंधित है और यह महिलाओं को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरुआत किया गया है। राज्य के जो कि गृह मंत्री है महमूद अली ने इसकी शुरुआत की है। तो यह याद रखें, इस कार्यक्रम का लक्ष्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था को मजबूत करना। ठीक है फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम का जो कि उद्देश्य है कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न में संरक्षण से प्रदान करने वाली व्यवस्था को मजबूत करना, इसका उद्देश्य है साहस पहल जो कि तेलंगाना से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स जो कि 2023 एथलेटिक्स मीट में भारतीय एथलीट शैली सिंह को कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय एथलीट जो कि शैली सिंह ने जापान में योकोहामा में जो कि महिलाओं का लंबी कूद स्पर्धा जो हुआ गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स एथलीट्स, उसमें कांस्य पदक जीता है। तो आप देख सकते हैं, भारतीय जो कि एथलीट है शैली सिंह ने जापान में जो कि योकोहामा में महिलाओं की जो कि लंबी कूद लॉन्ग जंप की स्पर्धा जो हुआ था उसमें गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स सम्मेलन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। जबकि जर्मनी की मेरिसिस जो कि लुजोलो ने छलांग लगा के स्वर्ण पदक जीता है। तो यह स्वर्ण पदक से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है। तो जर्मनी की जो कि मेरिसिस लुजालो ने यह खिताब जीता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की बुश कुल्हल ने यह छलांग लगाकर रजत पदक जीता है। तो यह नाम आप याद रखें कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बुश करके, और इसका जो कि मैरिसस नाम से याद रखें। अगला देख लेते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। क्वाड, तो यह जो कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में जापान के हिरोशिमा में क्वाड देशों की जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की भारत को सौंपी गई है। इसमें देखा जाए तो अभी हिरोशिमा पे जो कि क्वाड शिखर सम्मेलन का जो कि अभी सम्मेलन चला था उसमें 2024 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण एक तरह से मंच है। यह अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसका प्राथमिक उद्देश्य मुक्त, समृद्ध और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करता है। और इसके सदस्य आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यह जो कि क्वाड, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसका सदस्य है। तो इसे जरूर याद रखें, यह 2024 की मेजबानी भारत द्वारा किया जाएगा। अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चाओं में रहे खिलाड़ी प्रथमेश समाधान जावकर का संबंध किस खेल से है। तो अभी जो कि खिलाड़ी है प्रथमेश समाधकर जो कि जावकर का संबंध, चर्चाओं में रहे खिलाड़ी प्रथमेश समाधकर जावकर का संबंध तीरंदाजी खेल से है। ओके फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट है, यह तीरंदाजी खेल से संबंधित है। प्रथमेश समाधान जावकर ने संघाई जुम में तीरंदाजी विश्व कप जुम में नीदरलैंड्स में जो कि विश्व नंबर 1 माइक वन और लॉरेंस को हराकर पुरुषों के व्यक्तित्व जो कि कंबाइंड हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए यह काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो ये प्रथमेश समाधान जावकर जो कि संघाई में तीरंदाजी विश्व कप में इन्होंने नीदरलैंड के जो कि विश्व नंबर खिलाड़ी है उसे हराकर पुरुषों के व्यक्तिगत में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह याद रखें, यह कहाँ से है,
तीरंदाजी खेल से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में सरथू बाबू का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? सरथू बाबू, तो यह जो कि हाल ही में अभिनेता श्री सरथू बाबू का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वयोवृद्ध अभिनेता जो कि सरथू बाबू के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सरथू बाबू मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु सिनेमा में काम किया था, तो यह याद रखें, तमिल और तेलुगु में इन्होंने सिनेमा में काम किया, और यह देखा जाए तो अभिनेता फिल्म जगत से बिलोंग करते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रहा कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो ये कपिलेश्वर मंदिर जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। प्रसिद्ध जो कि कपिलेश्वर मंदिर को हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो कह सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मान्यता यह सुनिश्चित करती है कि मंदिर की संरचना को अच्छी तरह से बनाए रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, तो याद रखें, यह उड़ीसा से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग जो कि 22-23 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो फुटबॉल का जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग है वह खिताब मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 1-0 से हराकर अपने नाम किया है, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो फुटबॉल का जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 1-0 से हराकर अपने नाम किया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लबों का एक इंग्लिश पेशेवर लीग है। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश जो कि प्रीमियर लीग है वो फुटबॉल क्लबों का एक इंग्लिश पेशेवर लीग है। प्रीमियर लीग एक निजी कंपनी जो 20 सदस्य क्लबों के पूर्ण स्वामित्व में है, यह प्रत्येक वर्ष इंग्लिश प्रीमियर लीग का आयोजन कराते हैं। इसमें जो कि एक तरह से ये निजी कंपनी और जो 20 सदस्य इसके क्लबों को पूर्ण स्वामित्व में है और यह प्रत्येक वर्ष इसका जो कि आयोजन करवाते हैं, तो याद रखें, इसका जो कि अभी खिताब मैनचेस्टर सिटी द्वारा जीता गया है। अगला देख लेते हैं। निम्न में से किसी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि प्रदान किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर याद रखें। और फ्रेंड्स, बीपीएससी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, इस पर सभी कंटेंट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अभी 69 बीपीएससी के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो ये टारगेट टॉपिक वाले बैच मैंने अभी 90 डेज़ का था वह लास्ट हो गया है, और अब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए नया सेशन चालू करेंगे। तो आप लोग यदि अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएँ, तो आपको बेनिफिट होगा। अगला देख लेते हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। तो बुल्गारिया के जो कि लेखक हैं जॉर्ज गोस्पोडिनो और अनुवादक जो कि एंजेला रोडेल, क्या नाम है फ्रेंड्स? बुल्गारिया के जो कि लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो और अनुवादक जो कि एंजेला रोडेल ने उपन्यास टाइम शेल्टर, याद रखें नाम, टाइम शेल्टर को बुकर पुरस्कार जीता है। ये टाइम शेल्टर जो कि बुल्गारिया का पहला उपन्यास बन गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसीलिए काफ़ी चर्चाओं में है। तो बुल्गारिया का जो कि पहला उपन्यास है बुकर टाइम शेल्टर, उसे इसमें सम्मानित किया गया। टाइम शेल्टर एक ऐसे क्लिनिक की कहानी है जो भूलने की बीमारी का इलाज किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भूलने की बीमारी का इलाज किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि प्रतिवर्ष एक पुस्तक के लिए दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है और वह यूके या आयरलैंड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आप लोग फ्रेंड्स वन लाइनर में यदि आप याद रखना चाहें तो बुल्गारिया के लेखक जो कि यह खिताब जीता है, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है यह क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो यह हर साल जो कि बुकर पुरस्कार आयोजित किया जाता है जिसमें अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है और यह यूके या आयरलैंड द्वारा प्रकाशित रहता है, तो उसी को पुरस्कार दिया जाता है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि किस स्टेशन के बीच चलाई गई है? तो यह अभी 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड राज्य की जो कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है और यह देहरादून से नई दिल्ली के मध्य चलाई जाएगी। देहरादून से नई दिल्ली के मध्य यह चलाई जाएगी वंदे भारत जो कि उत्तराखंड का पहला ट्रेन है। और भारत की पहली जो कि वंदे भारत की ट्रेन स्टार्ट 15 फरवरी 2019 को किया गया था और यह जो कि नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था। तो स्टैटिक के तौर पे आपको पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा संगोल राजदंड किसका प्रतीक है? और यह काफ़ी चर्चाओं में है, तो आप लोग जरूर इसे नोट करके रखें। तो हाल ही में चर्चाओं में रहा संगोल जो कि एक राजदंड है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को जो कि सत्ता हस्तांतरण करने के लिए यह प्रतीक एक तरह से है। तो यह संगोल जो कि राजदंड है ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को जो कि सत्ता हस्तांतरित करने के लिए एक प्रतीक के तौर पे है। प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू को दिए गए इस प्रतीक को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। अभी जो कि यह संगोल है उसे नए संसद भवन में इसे शामिल किया जाएगा
और यह प्रतीक जो कि लोकसभा अध्यक्ष के पास रखा जाएगा। इस प्रतीक को पहले इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा गया था। और यदि संगोल को आप जानना चाहते हैं तो संगोल एक 5 फीट की लंबी छड़ी होती है जिसके ऊपर भगवान शिव के वाहन कहे जाने वाले नंदी विराजमान हैं, और नंदी जो कि न्याय और निष्पक्षता को दर्शाता है। तो यह आपको यह भी पूछा जा सकता है जो नंदी का इसमें अर्थ क्या है। तो नंदी का जो कि यहाँ पे है वह न्याय और निष्पक्षता को दर्शाता है। तो आप लोग जरूर इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। और फ्रेंड्स यदि मैं दोबारा आपको बताऊं तो यह संगोल जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसे नोट करके रखें। अगला देख लेते हैं, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो 76वीं विश्व जो कि स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है, और यह 21 मई से 30 मई तक किया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है। इस सभा का जो कि थीम WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल इसका थीम है। तो यह थीम याद रखें क्योंकि थीम से बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वर्ष भारत की ओर से जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसमें प्रतिनिधित्व किया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। 76वीं जो कि विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में 21 मई से 30 मई तक किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका थीम क्या है, WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल इसका थीम है। अगला देख लेते हैं, फीफा एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। फीफा एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष जो कि डॉक्टर गोविंद राज फीफा एशिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गोविंद राज को फीफा एशिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह फीफा एशिया जो कि अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय है। तो यह इंपॉर्टेंट भी है, इसे याद रखें। यह फीफा एशिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय है। यह राष्ट्रीय संगठनों का एक संघ है। फीफा एशिया जो कि है एक राष्ट्रीय संगठनों का एक संघ है जो दुनिया भर में बास्केटबॉल खेल को नियंत्रित करता है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग जरूर इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं, तेलुगु कहानीकार और उपन्यास केतु विश्वनाथ रेड्डी का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है। तो हाल ही में जो कि आंध्र प्रदेश के तेलुगु साहित्यकार ये क्या है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो कि तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार केतु विश्वनाथ रेड्डी का निधन हो गया है। यह कहाँ के हैं, तो ये पहले आप यहाँ से नोट करें, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार केतु विश्वनाथ रेड्डी का निधन हो गया है। विश्वनाथ रेड्डी को 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तेलुगु साहित्य में उनके योगदान के लिए 2021 में उन्हें YSRR लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। इनका अध्ययन जो कि यह आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और यह कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और इन्हें तेलुगु साहित्य में उनके योगदान के लिए 2021 में YSR लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला देख लेते हैं, सुधीर रमन कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। सुधीर रमन कप, तो सुधीर रमन कप जो कि 18वां यह सुधीर रमन जो कि कप हुआ आयोजन 14 से 21 मई के बीच में चीन में किया गया था। यह कहाँ किया गया था सुधीर रमन कप, तो यह चीन में किया गया था। 18वां यह कप है। यह बैडमिंटन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। यह बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता है। फाइनल मुकाबले में चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर 13वीं बार सुधीर रमन कप का खिताब जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यह जो कि चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर यह खिताब अपने नाम जीता है। यह द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। तो यह भी याद रखें। इसका जो कि यह द्विवार्षिक है, यह प्रत्येक साल नहीं होता है, यह 2 वर्ष पे होता है। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो 3rd यूनिवर्सिटी गेम्स है। तो 3rd खेलो इंडिया जो कि यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत 23 मई को जो कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कबड्डी के साथ हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। 23 मई को जो कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कबड्डी के साथ इसका शुभारंभ किया गया है। खेलो इंडिया गेम्स जो कि उत्तर प्रदेश का आधिकारिक उद्घाटन समारोह 25 मई 2023 को हुआ। इस प्रतियोगिता में 21 खेल में 200 से अधिक विश्वविद्यालय इसमें भाग ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो कि 21 खेल में 200 से अधिक विश्वविद्यालय इसमें भाग ले रहे हैं। और ये शुभंकर जो कि 2022 का है हुआ उत्तर प्रदेश का शुभंकर है। जीतू इसका शुभंकर है। तो यह याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट ही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और वहाँ कन्फ्यूजिंग का एक माहौल रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो कि उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध में जो कि हुआ था, गौतम बुद्ध नगर में यह हुआ है। और पहला जो कि खेल कबड्डी के साथ इसकी स्टार्ट 23 मई को किया गया है। अगला देख लेते हैं, पंचकर्म संकल्प का संबंध किस मंत्रालय से है। तो पंचकर्म संकल्प, तो यह पंचकर्म संकल्प का संबंध जो कि बंदरगाह, नॉर्वे
यह नौवहन और जलमार्ग जो कि मंत्रालय है उससे संबंधित है। संकल्प, पंचकर्म संकल्प जो कि 5 घोषणाएं हैं जो कि हरित शिपिंग और बंदरगाहों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगी। तो यह पंचकर्म संकल्प जो कि यह संबंधित है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। पंचकर्म संकल्प जो कि 5 प्रमुख इसमें घटनाएं हैं जो कि इसमें हरित शिपिंग और बंदरगाहों को डिजिटलीकरण का बढ़ावा देगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि SL3 वर्ग में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता किसके द्वारा जीती गई है? तो ये इंपॉर्टेंट है। बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो पैरा जो कि ओलंपिक चैंपियंस है कौन है? प्रमोद भगत। आप नाम याद रखें, पैरा ओलंपिक चैंपियन जो कि प्रमोद भगत ने बहरीन में बैडमिंटन जो कि पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मंगलवार को पुरुषों के एकल और युगल खिताब में SL3 और SL4 में जीत हासिल की है। इसमें क्या किया? SL3 और जो यह एक प्रकार से श्रेणी है खेल का, तो इसमें SL3 और SL4 वर्ग में जीत हासिल की है। भारत ने मंगलवार को पुरुष एकल में SL3 वर्ग में फाइनल में नीतीश कुमार को सीधे गेमों में हराया है और प्रमोद भगत को टूर्नामेंट में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। तो यह इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यह 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। तो यह नाम याद रखिए, क्या नाम है? प्रमोद भगत। अगला देख लेते हैं। द इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क जो कि है उसका संबंध किस संस्था से है? तो WHO ने संक्रामक रोग के खतरों को पता लगाने और उनको रोकने के लिए वैश्विक नेटवर्क जो कि इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क है उसे लॉन्च किया है। और यह नेटवर्क जो कि जीनोनिक्स जो कि वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोग पैदा करने वाले जो कि जीवों को आनुवांशिक इसका कोड का पता लगाता है। इस जानकारी के साथ वैज्ञानिकों और सार्वजनिक जो कि स्वास्थ्य अधिकारी हैं उसको टीके विकसित करने के लिए बीमारी को पहचान और ट्रैक कर सकते हैं, ईजी पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह याद रखें। यह WHO ने संक्रामक रोग के खतरों को पता लगाने के लिए और उनको रोकने के लिए वैश्विक नेटवर्क जो कि इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क लॉन्च किया है। यह नेटवर्क जो कि जीनोनिक्स और वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोग जो कि पैदा करने वाले जीवों को आनुवंशिक स्टडी करने में मदद करता है और इसके जो कि बीमारियों की पहचान कर उसको ट्रैक करने और टीका विकसित करने में मदद करेगा। अगला देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चाओं में रहा था। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया जो कि गेटवे है उसकी आधारशिला ऑस्ट्रेलिया में रखी है। कहाँ रखी है? तो ऑस्ट्रेलिया में रखी गई है। प्रवासी भारतीयों के योगदान और मान्यता प्रदान करने के मकसद से लिटिल इंडिया जो कि गेटवे को आधारशिला हैरिस पार्क में रखा गया है। और यह पश्चिमी सिडनी में एक केंद्र है जहाँ भारतीय समुदाय दिवाली और ऑस्ट्रेलिया जो कि दिवस हैं जैसे त्योहारों को साथ में मनाते हैं। तो इसलिए हैरिस पार्क का नाम जो कि अभी बदलकर क्या कर दिया है? लिटिल इंडिया कर दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं। 28 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले शेरपा कामी रीता का संबंध कहाँ से है? जो यह याद रखें नाम, शेरपा कामी रीता। तो यह नेपाल देश के जो कि अनुभवी पर्वतारोही हैं। कौन है? तो नेपाल देश के अनुभवी पर्वतारोही है जो कि शेरपा कामी रीता मंगलवार को माउंट एवरेस्ट को रिकॉर्ड 28 बार फतह किया है। यह क्या किया है? तो यह 28 बार रिकॉर्ड फतह किया है। 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट जो कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नार्गो ने फतह किया था। यह पहली बार जो कि 29 मई 1953। बछेंद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। हमर शुगर लाइका अभियान का संबंध किस राज्य से है? हमर शुगर लाइका अभियान जो कि यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसमें भूपेश बघेल ने पोषण और देखभाल के लिए यह योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना से शुगर लाइका अभियान के माध्यम से 1800 जो कि कुपोषित बच्चों को जल्द से जल्द सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना इसका उद्देश्य है। हमर शुगर लाइका अभियान जो कि कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों में शामिल करने के लिए यह योजना प्रारंभ किया गया है और छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रमंडल जो कि दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 मई को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस एक वैश्विक उत्सव है। राष्ट्रमंडल दिवस जो कि एक प्रकार से वैश्विक उत्सव है जो आमतौर पर 13 मार्च को मनाया जाता है। देखा जाए तो यह 13 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत और कुछ अन्य देश जो कि 24 मई को बनाते हैं। तो यह डेट आपको काफ़ी कन्फ्यूजिंग रख सकता है, लेकिन आप 24 मई याद रख सकते हैं क्योंकि यह भारत में 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल जो कि दिवस 2023 की थीम है फॉरगिव ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर इसका थीम है। तो आप लोग याद रखें 2023 की थीम जो कि फॉरगिव, सस्टेनेबल एंड पीसफुल जो कि कॉमन इसका थीम है। यह दिवस जो कि राष्ट्रमंडल और उसके साथ शांति, समानता और लोकतंत्र के नाशा जो कि साझा जो कि मूल्यों को समझने के लिए मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं।
हाल ही में किस राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला राज्य है। तो केरल के जो कि मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। कौन है? केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल राज्य को भारत का पहला ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है। ई गवर्नेंस के तहत राज्य में सरकारी सेवाओं को डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को तुरंत और पारदर्शी रूप से सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी। और इसके तहत केरल सरकार द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ई सेवनम नामक पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी नाम याद रखें, ई सेवनम पोर्टल, जो कि केरल सरकार से ही संबंधित एक पोर्टल है। और ई गवर्नेंस के मामले में यह पहला राज्य बना है केरल। अगला देख लेते हैं, भोटो जात्रा उत्सव का संबंध किस देश से है? भोटो जात्रा, तो यह जो कि बारिश और फसल के जो कि देवता रातो मछिंद्र नाथ को समर्पित भाटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो भाटो जात्रा जो कि उत्सव यह नेपाल में मनाया जाता है। इसमें रातो मछिंद्र नाथ को समर्पित यह एक तरह से उत्सव है, जिसमें भाटो जात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बनियान उत्सव, यह उत्सव 1 महीने तक चलने वाले रथ यात्रा का हिस्सा है। यह जो कि 1 महीने तक चलने वाला एक उत्सव है, जिसमें मछिंद्रनाथ यात्रा के नाम से भी यह जाना जाता है। अगला देख लेते हैं, शासन लागूदारी पहल का संबंध किस राज्य से है? शासन लागूदारी पहल, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सारा जिले में, कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के जो कि मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे ने सतारा जिले में शासन लागूदारी सरकार आपके द्वार पे पहल की शुरुआत की गई है। आप याद रखें, शासन लागूदारी पहल का जो कि अर्थ है सरकार आपके द्वार पे ये पहल की शुरुआत की गई है, यह सतारा जिले में। और इस पहल का उद्देश्य एक ही स्थान पे सरकारी योजना का लाभ प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? तो एक ही स्थान पे जो कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं, कर्नाटक राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो कि कर्नाटक का चुनाव हुआ था, आप सब इस बात को भली भांति जानते होंगे। तो कर्नाटक के जो कि अभी विधानसभा के अध्यक्ष, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को यूटी खातर को चुना गया है। किसको चुना गया? तो यूटी खातर को चुना गया है। यूटी खातर देखा जाए तो कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम नेता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम मुस्लिम नेता बने हैं जो कि इस पद पे बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री जो कि अभी सिद्धारमैया बनाए गए हैं और राज्यपाल जो कि थावरचंद गहलोत हैं। तो यह पॉइंट्स अभी काफ़ी चर्चाओं में है, तो यह पॉइंट्स अब आप याद रखें। हाल ही में ताइक्वांडो जो कि इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ताइक्वांडो, तो नामदेव जो कि सिरवांकर ताइक्वांडो जो कि इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नामदेव जो कि शिवरांतकर जो कि ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में यह चुने गए हैं। यह भारत ताइक्वांडो के प्रमुख के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं। तो यह याद रखें, आप लोग डायरेक्टली शिव गांवकर के नाम से भी इसे याद रख सकते हैं क्योंकि यह शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से याद रहेगा। शिव गावनकर जो कि ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष चुने गए और यह देखा जाए तो निर्विरोध चुने गए हैं, तो इसलिए चर्चाओं में। अगला देख लेते हैं, हाल ही में प्रारंभ किया गया सामर्थ्य जो कि अभियान है वह किससे संबंधित है? सामर्थ्य, तो यह जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है। कौन है? तो गिरिराज सिंह ने हाल ही में लखनऊ में जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य जो कि अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान शुरू किया गया, इसके उद्देश्य देखा जाए तो महिलाओं को सशक्त बनाने पे विशेष ध्यान देने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। सामर्थ्य यह कहाँ किया गया है? तो यह जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो कि गिरिराज सिंह द्वारा लखनऊ के आज़ादी महोत्सव जो कि अमृत महोत्सव के द्वारा 50 ग्राम पंचायतों को इसमें जोड़ा गया। अगला देख लेते हैं, चर्चाओं में रहा एआई सुपर कंप्यूटर एरावत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अभी चर्चाओं में रहा है। तो जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC पुणे द्वारा एआई सुपर कंप्यूटर जो कि एरावत विकसित किया गया है। कौन सा नाम है? एरावत जो कि विकसित किया गया है। वो अभी हाल ही में जर्मनी में जो कि आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में अभी 500 प्रमुख जो कि सुपर कंप्यूटिंग की सूची में शामिल किया गया था, उसमें यह जो कि 75वां स्थान हासिल किया गया है। तो यह देखा जाए तो भारत के लिए गौरव की बात है, तो इसे याद रखें एरावत। और जबकि पहला स्थान देखा जाए तो अमेरिका का जो कि फ्रंटियर है वह पहला स्थान इसमें पाया है सुपर कंप्यूटर के मामले में, फ्रंटियर। अगला देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन किस राज्य में बनाया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चाओं में रहा था। तो जो कि अभी हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने नए भवन और परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। उद्घाटन समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश DS चंद्रचूड़, झारखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा समेत कई अन्य जो कि न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी इसमें शामिल थे। और यह जो कि देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, इसमें 165 एकड़ में यह फैला है। और अभी वर्तमान में जो कि टोटल हाईकोर्ट जो कि इंडिया में हुआ कितने हैं? तो 25 टोटल हाईकोर्ट इंडिया में है। अगला देख लेते हैं, भारत का पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा?
भारत का पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, तो यह पहला अर्बन जो कि फिल्म फेयर फेस्टिवल का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा? तो कोलकाता में किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, शहरी और आवास मंत्रालय, AFD और यूरोपीय संघ द्वारा के सहयोग से यह शहरी जो कि जलवायु समारोह का आयोजन 3 से 5 जून के बीच में यह कलकत्ता में किया जाएगा। इस समारोह में 12 देशों में के 16 फिल्म प्रदर्शित किए जाएंगे। इसमें जो कि 12 देशों के 16 फिल्म में प्रदर्शित की जाएगी। यह कलकत्ता में इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसे याद रखें। और इसके मंत्रालय भी आप याद रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रहा मुरली शिवशंकर किस खेल से संबंधित है? हाल ही में चर्चाओं में रहा मुरली शिवशंकर जो कि किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में चर्चाओं में रहा मुरली शिवशंकर जो कि लंबी कूद लॉन्ग जंप से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो यह लॉन्ग जंप से संबंधित है। मुरली शिवशंकर जो कि ग्रीस में आयोजित, यहाँ पर कहाँ पे? तो मुरली शिवशंकर जो कि ग्रीस में आयोजित इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। ये मुरली शिवशंकर ने आयोजित इंटरनेशनल जंपिंग जो कि 2023 में स्वर्ण पदक जीता है तथा सितंबर में चीन में जो कि हांगझाओ में होने वाले एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। इन्होंने इस जो कि सितंबर होने वाले चीन में हांगझाओ जो कि एशियाई खेल है उसमें क्वालिफाई किया है। अगला देख लेते हैं। त्रिपुरा पर्यटन के जो कि ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वन लाइनर फैक्ट है। तो यह जो कि सौरभ गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं। युद्धाभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? युद्धाभ्यास जो कि सुदर्शन शक्ति, तो भारतीय सेना की सप्त शक्ति जो कि कमान की ओर से 22 से 25 मई तक राजस्थान में सुदर्शन शक्ति का युद्धाभ्यास किया गया। यह कहाँ किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया। इसमें आर्मी के अलावा एयरफोर्स के जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। और इस युद्ध का जो कि उद्देश्य है वह ऑपरेशन के दौरान सेना के दोनों अंगों के बीच में जो कि आपसी तालमेल है उसकी क्षमता जानने के लिए यह अंजाम दिया जाता है। तो युद्धाभ्यास सुदर्शन जो कि राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। इसमें आर्मी और एयरफोर्स दोनों इसमें हिस्सा लिए। अगला देख लेते हैं। इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फार्मास्यूटिकल जो कि विभाग है वह उसके तहत 26 से 27 मई को नई दिल्ली में भारतीय फार्मा चिकित्सा उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख सिंह मंडाविया द्वारा किया गया है। और सम्मेलन का जो कि मुख्य उद्देश्य है भारत में फार्मा उद्योग के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यह इसका आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य भी है। तो आप लोग याद रखिए, नई दिल्ली में इसका सम्मेलन किया गया। अगला देख लेते हैं। जुगलबंदी बहुभाषी AI चैटबॉट किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो यह देख लेते हैं। तो ग्रामीण भारत के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बहुभाषी AI चैटबॉट जो कि जुगलबंदी लॉन्च किया है। जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। जुगलबंदी का विशेष रूप से ग्रामीण भारत के उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। यह उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जहां मीडिया की पहुंच सरलता से नहीं पहुंच पाती है। मीडिया जहां पे पहुंच नहीं पाते हैं, इसे AI चैटबॉट के सहारे ग्रामीण लोगों को कल्याणकारी जो कि एक्टिविटी और योजना के बारे में आसानी से बताएगा। यह करीब 10 भाषाओं को समझा सकता है। तो यह जुगलबंदी जो कि बहुभाषी AI चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यह लॉन्च किया गया। अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में चीता स्थानांतरण परियोजना को समीक्षा और निगरानी के लिए केंद्र ने संचालन समिति की गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? और यह भी काफ़ी चर्चाओं में रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने चीता परियोजना संचालन समिति की जो कि गठित की है। इसमें 11 सदस्यों के कितने सदस्य हैं? तो 11 सदस्यों की समिति की अध्यक्षता ग्लोबल टाइगर फोरम वैश्विक बाघ मंच के जो कि महासचिव है डॉक्टर राजेश गोपाल करेंगे। कौन करेंगे? तो डॉक्टर राजेश गोपाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। जो मध्य प्रदेश में वन विभाग और NTCA के लिए चीता से संबंधित और उनके विकास, निगरानी और अन्य विषयों की इसमें समीक्षा किया जाएगा। आपको पता है हाल ही में जो कि पिछले वर्ष नामीबिया से लाए गए 20 चीतों को मध्य प्रदेश में कुन्नू राष्ट्रीय पार्क में बसाया गया था और अभी काफ़ी इसमें चीतों का इसमें मृत पाया गया है। तो यह इसका रिसर्च के लिए टीम बैठाया गया जो किस वजह से इसका मृत्यु हो रहा है, और यह दुख की बात है देखा जाए तो। अब फ्रेंड्स, अब हमारे जो कि वन लाइनर सुपर 25 क्वेश्चन है इसे हम लोग देखेंगे, क्योंकि यह वन लाइनर फैक्ट वाले हैं। तो यह हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, साथ ही आज के फिर करंट अफेयर्स जो कि वीकली रहेगा उसका समापन किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मंच का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो कर्तव्य पथ के पॉकेट जो कि इसका मैच जो कि है वह नरेंद्र मोदी द्वारा इसका किया गया है। अगला देख लेते हैं। दक्षिणी एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो कि भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसमें 16 मेडल जो कि भारत के द्वारा जीता गया दक्षिणी एशिया युवा टेबल टेनिस के माध्यम में। हाल ही में एक साल में तीनों फॉर्मेट और IPL में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह शुभमन गिल जो कि पहले खिलाड़ी बनने हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट और IPL तब में
शतक लगाए हैं। अगला देख लेते हैं, बीएसएनएल ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये टीसीएस के साथ जो कि बीएसएनएल ने अपने 4G नेटवर्क के लिए समझौता किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? तो यह काफ़ी चर्चाओं में है, तो आप इसे याद रखें जरूर। तो ये जो कि इटली की जो कि ज्वालामुखी है माउंट एटना, जिसमें एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये फिजी देश के जो कि सर्वोच्च सम्मान है उसे सम्मानित किया गया है अभी हाल ही नरेंद्र मोदी को। अगला देख लेते हैं, हाल ही में बीसीसीआई ने किस टीम को किट स्पॉन्सर घोषित किया है? हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी को टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया? तो एडिडास को जो कि बीसीसीआई ने अपने किट स्पॉन्सर घोषित किया है। अगला देख लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक जो कि चीन बना है, तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में एन जयप्रकाश को चुना गया है, तो यह इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं, शरथू बाबू का निधन हो गया, ये कौन थे? तो शरथू बाबू जो कि अभिनेता थे, इनका निधन अभी हाल ही में हो गया है। अगला देख लेते हैं, जेवलिन रैंकिंग के दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? तो यह काफ़ी खुशी की बात है, जो कि भारत के नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन रैंकिंग के मामले में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं, ग्लोबल लीडर अप्रूवल जो कि रेटिंग में शीर्ष पे कौन रहा? तो ग्लोबल लीडर जो कि अप्रूवल की रेटिंग में नरेंद्र मोदी इस पर शीर्ष पे रहा था, तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं, कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो यह अभी मैंने इसका अंदर के क्वेश्चन में भी हमने डिटेलिंग के साथ देखा है, तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। तो हैरिस पार्क का नाम बदलकर जो कि लिटिल पार्क वह ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है। अगला देख लेते हैं, जारी हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक में कौन शीर्ष पे है? तो सबसे ज़्यादा दुखी के मामले में सूचकांक पे जिम्बाब्वे है, इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो यह पहली अंतरिक्ष यात्री है जो कि अरबी है, वह कौन है? रैयना बटनावी जो कि पहली अंतरिक्ष यात्री महिला है, तो इसे जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो शराब पे जो कि स्वास्थ्य का जो कि यह दुनिया कौन बना है? तो आयरलैंड जो कि पहला देश बना है। नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर आयोजित किया जाएगा, तो ये नॉर्थ इंडिया जो कि फेयर आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो ये नोएडा में किया जाएगा। खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह काफ़ी चर्चाओं में रहा था, तो इसे याद रखिए, महाराष्ट्र से संबंधित है। नवेगांव नागजीरा जो कि टाइगर महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, कौन सा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा? कौन सा राज्य जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा? तो हिमाचल प्रदेश जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। अगला देख लेते हैं, हाल ही में कहाँ औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए एडीबी जो कि 141 करोड़ मिलियन डॉलर जो कि कर्ज देगा? तो ये आंध्र प्रदेश में जो कि औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए एडीबी जो कि इसको लोन देगा, कौन से? आंध्र प्रदेश को दिया जाएगा। अगला देख लेते हैं, किसने इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 संबोधित किया है? तो ये जो कि इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव संबोधित जो कि जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। कौन सा देश जो कि बेंगलुरु में एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा है? तो यह कौन सा देश करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो कि बेंगलुरु में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। अगला देख लेते हैं, कौन COP20 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो यह जो कि मुकेश अंबानी द्वारा जो कि COP20 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल किया गया। अगला देख लेते हैं, शोधकर्ताओं ने कहाँ पे पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है? तो यह जो कि अभी शोधकर्ताओं द्वारा नई प्रजाति जो कि पेड़ की खोजी गई है, वो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। अगला देख लेते हैं, टीना टर्नर का निधन हुआ, वो कौन थी? टीना टर्नर जो कि कौन थी? तो एक प्रकार से गायिका थी, तो जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, यह जो कि अभी महत्वपूर्ण हमने करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे उसे हमने अभी सभी इस वीक के जो कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो भी आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, उसे हमने इस वीडियो में कवर किया है। और आप देख सकते हैं इसमें जो कि हमने जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है उसे ही इसमें शामिल किया गया है। सेलेक्टिव आप कह सकते हैं, सेलेक्टिव इसमें क्वेश्चन शामिल किया गया जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, उसे इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। आप लोग कृपया इस वीडियो को 2 से 3 बार यदि आप रिवीजन कर लेंगे तो आप इसमें क्वेश्चन छूटने का संभावना नहीं रहेगा, क्योंकि हमने इसमें आपको बैकग्राउंड भी बताया है, तो इससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड क्लियर रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन को ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहें। और इसी प्रकार से आपको वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग यदि करंट अफेयर्स के मामले में आपको डिटेलिंग एनालिसिस नहीं मिल पाता तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और कोशिश करें अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ें। और सभी कंटेंट आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें।